हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके हुआ है साइंस का पेपर क्लास 10 का। और उसका अपन यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्यूशन। बहुत इजी सा पेपर था, बिल्कुल सिंपल सा पेपर आया था। आप रीचेक कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन जहाँ तक हो सके मुझे लगता है सही हुए होंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ खास था नहीं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए थे बिल्कुल। एक एक करके सबका सॉल्यूशन करते हैं, आपको सबके सॉल्यूशन बताता रहूँगा मैं, आप अच्छे से ध्यान देना बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा स्तर को नियमित करती है? विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड? कौन करता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। क्या होता है, उसके अंदर से इंसुलिन निकलता है जो उसको कंट्रोल करता है, अपन को पता होगा। तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट का आंसर है डी यानी द। सेकंड अपना, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? कौन से जीव में हो सकती है? सॉरी, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में। इन विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन? ये होता है बेसिकली लेशमानिया में। ब, आंसर नंबर है बी, ब, लेशमानिया बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी वेयर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। यह रिएक्शन कहाँ पर होती है? तो ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये है इसके आंसर। स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से चेक भी कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ रहे हैं पेपर नंबर सेकंड पे। पेपर नंबर सेकंड में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अकेला ही लेता है वो, तो 1 यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ मेजर रोल इन द फूड चेन एज अपमार्जक, डीकम्पोजर। बेसिकली क्या काम होता है उसके? मरे हुए जीवों को खाना और उससे कंपोस्ट बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है? द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द फूड चेन इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो इंक्रीज होता है उसको मैग्निफिकेशन यू भी कहते हैं, आपको इससे भी पता चल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों को विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म जब 7 रंगों में बांटता है ना कलर को, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रिज्म का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, डिस्पर्जन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, मैं आगे चल रहा हूँ पेपर में। चलिए पेपर हो गया नेक्स्ट। क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। क्या कारण होता है इसका? एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे इसलिए टिमटिमाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। 2 भौतिक राशियाँ दे रखी है ए और बी। ए की वैल्यू है 3 ओम और बी की वैल्यू है 7 × 10⁻⁵ ओम मीटर। मैं चालकों की लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं, उसकी लेंथ को क्या कर रहे हैं? डबल। तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ए है वो रेजिस्टेंस है और बी है वो रेजिस्टिविटी है। जो ए है वो तो क्या है? प्रतिरोध, और बी है वो है प्रतिरोधकता। तो लेंथ जब इंक्रीज की जाती है ना, जब लंबाई बढ़ाई जाती है, तो रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब बी का मान जो पहले था वही रहेगा, जबकि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 3 का डबल 6
और 7 अपनी जगह पे ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। यह है इसका सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, सबको पता है ये। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11 था, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बाकी सारे इजी थे अभी तक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ मैं। चलिए पेपर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? अंदर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट। ध्यान रखना वो अंदर की तरफ पूछा है, तो किधर होती है वो? साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। तो अगर किसी ने गलती से एन से एस पोल की ओर लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। उसने मैग्नेट के अंदर पूछा है, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना, चुंबक के अंदर। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार कौन सी चीज़ सही है या गलत है वो पूछा है अपन को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी। तो 12th का ऑप्शन नंबर है डी। किस किस की डायरेक्शन पूछिए, ठीक है ना, अंगूठे की, मध्यमा की, मतलब मिडल फिंगर, थंब वगैरह की। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है, सॉरी, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है ब, यानी बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 13। यहाँ ए लिखा हुआ लेकिन बी होना चाहिए इसका। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है Fe प्लस H2O से बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। इस रिएक्शन में अगर Fe को बैलेंस करना है अपन को, किसको बैलेंस करना है? Fe को, तो उसके आगे कितना लगाना पड़ेगा? तो उसके आगे लगाना पड़ेगा अपन को 3, क्योंकि Fe की नंबर कितना है? 3। तो ऑप्शन नंबर हो गया स, यानी सी। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है। द मेटल विच रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इज। ठंडे वाटर के साथ रिएक्शन कौन करती है? कोल्ड वाटर के साथ सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम क्या है? करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, एस्केंडिंग मत लिख देना वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है यहाँ पर? इनमें मैग्नीशियम का, उससे कम होता है जिंक का, उससे कम होता है आयरन का। ऑप्शन नंबर बी। तो अपन के 16 का आंसर हो गया बी, यानी ब। स्क्रीनशॉट लेते चलना, अपन के आगे चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है 17। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी, COOH। सिंपल सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है COOH है। सेकंड जो दे रखा है वो कीटोन का है, थर्ड जो दे रखा है वो एल्डिहाइड का है, और फोर्थ है वो अल्कोहल का है। अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है ये पूछा है। एटॉमिक नंबर क्या है? पहले नंबर पे आता है बेचारा, सबसे पहले ही आता है। तो ये हो गए हमारे MCQs के पूरे सॉल्यूशन। अब अपन करेंगे ब्लैंक, एक एक करके ब्लैंक यानी खाली जगह को भरेंगे। ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको ताकि सारे एक साथ कर लें, है ना। फर्स्ट, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। ऑल दोज प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कलेक्टिवली परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिंदी में कहते हैं इसको जैव
प्रक्रम, और इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, लाइफ प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, अमीबा अंगुली रूपी प्रवर्त के भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर बनाते हैं। अमीबा क्या बनाते हैं? खाद्य रिक्तिका, फूड वॉकल। अमीबा सराउंडेड द फूड पार्टिकल बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशन एंड फ्यूज ओवर फॉर्मिंग। क्या बनाते हैं वो? फूड वॉकल। फूड वॉकल को हिंदी में जैसे मैंने बोला खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, रिक्तिका, और इंग्लिश में कहते हैं फूड वॉकल। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, लक्षणों के वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया। किसने किया था? मेंडल ने। पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन ट्रेट। मेंडल सीधा सा है इसमें, तो एक हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही, ध्यान रखना आप। मेंडल है ये, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लैंगिक जनन में संतति के गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। नियत यानी कांस्टेंट यानी फिक्स। वैसे 46 होती है तो 46 ही बनी रहती है, अपन ये भी लिख सकते हैं। संख्या पूछिए तो 46 लिखो, नहीं तो क्या लिख दो? नियत, या फिर माता पिता के समान, कांस्टेंट। और नहीं आ रहा है तो सीधा से लिखो 46, क्योंकि उसने नंबर बोला है तो अपन ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन ऑन द डिसोसिएट ऑफ HCl इन द एक्वस सॉल्यूशन इज। क्या फॉर्मूला बनता है? नेगेटिव क्या बनेगा इसमें? HCl में H तो प्लस का होता है और Cl क्या होता है? माइनस। तो अपन को तो Cl माइनस हो गया, ठीक है ना। 2 मिनट जाना, नीचे वाला थोड़ा G लग रहा है। Cl माइनस सीधा सा, इसकी तो ऐसी की तैसी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेटल के स्टिंग में क्या होता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सीधा सा पूछा है तो मेथेनोइक एसिड होता है। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक। अम्ल, ठीक है ना। हिंदी में लिखूँ तो, सॉरी इंग्लिश में लिखूँ तो मैथेनोइक, ठीक है ना, मैथेनोइक एसिड। पूरा लिखना है मैथेनोइक एसिड, मेरी जगह थी उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। चलिए, ये हो गया अपना क्लियर यहाँ तक का। ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। आंसर बोलूँगा मैं, आप सुनते रहना। मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा वमन को नियंत्रित करता है? अपन के जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट है वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग? तो कौन करता है ये? मेड्यूला, या फिर आप लिख सकते हैं हिंड ब्रेन, या तो लिख सकते हैं मेड्यूला या फिर लिख सकते हैं पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो इसका आंसर बता दिया मैंने। सॉरी, एक वापस सेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कौन करता है? हिंड ब्रेन, ध्यान रखना ये, यानी मेड्यूला लिख लेते तो आप तो चल जाता उसका। पादप में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? विच हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट? साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन। लिखूं क्या? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ये। उसके बाद पूछा हुआ है हिंदी में भी साइटोकाइनिन ही है, ध्यान रखना। 2 अलग अलग लक्षणों के वंशानुक्रम में F1PD लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। राइट द फेनोटाइप्स रेशियो ऑफ
इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स इन F2 जनरेशन। थर्ड लॉ पूछा गया है मेंडल का, तो उसमें कितना होता है 9:3:3:1। ये इसका आंसर है। ये तो बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है लगभग, तो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। पेपर आगे ले रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, एक लंबे व एक बौने पादप के संकरण करवाने से F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? विच कैरेक्टर अपीयर्स इन द F1 जनरेशन व्हेन द क्रॉस ऑफ डन बिटवीन अ टॉल एंड अ शॉर्ट प्लांट। बेसिकली ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसको ये लिख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मतलब डोमिनेंस दिखता है किसी एक प्लांट का, या फिर अगर आपको लिखना है मतलब किसी प्रभाविता का नियम है, किसी एक पादप का प्रभाव दिखता है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं सारे के सारे पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे, सारे के सारे पादप लंबे होंगे। ऑल प्लांट्स आर टॉल, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अच्छे से आप, वैसे भी मेरे लाइव तो है नहीं तो आप देख सकते हैं फिर से। वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? वाई ओजोन लेयर इज नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर। क्या करती है ओजोन लेयर? क्या करती है ओजोन परत? वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों जैसे पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो जो सन से जो हार्मफुल जो रेज आ रही है यूवी रेज, उनसे अपन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेज से। यूवी रेज यानी ढूंढ जाना, यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो इसका जनरल सा आंसर है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले में से काटा जाता है उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। बेसिकली एक सर्कल होता है, उसको काट के क्या बनाता है? मिरर। इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, वही अपन का कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फेयर में से कट करके निकाल रहे हैं, उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे अपन C से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। लेंस की समता को परिभाषित कीजिए। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। बेसिकली फॉर्मूला होता है इसका P = 1/f। तो फोकल लेंथ का क्या है? ये रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? द मैग्नेट विच फॉर्म बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। वह चुंबक जिसका निर्माण विद्युत के प्रभाव से होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। विद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट? अपन फ्यूज क्यों यूज में लेते हैं? तो सिंपल सा कारण है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना, हमारी सुरक्षा के लिए, विद्युत आघात से बचाने के लिए। कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आंसर हैं इनके, तो अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं, मतलब कुल मिला के हिंदी में बोला है मैंने, विद्युत आघात से बचाना, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना अपन को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। वैसे तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है ये पहले से ही। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है Zn। मैं नीचे लिख सकता हूँ क्या? पता चल जाएगा आपको। रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4 से बनता है ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन है इसकी, बैलेंस्ड ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस लिखनी थी ये इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को में जब CO2 मिक्स होता है तो क्या बनता है? तो बनता है इससे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
क्या फॉर्म होता है इससे? CaCO3। अब वो बोला है इसमें क्या क्या बताना है, एक तो क्या बना है तो ये तो CaCO3 बना है, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है, बस यही लिख गया, CaCO3 हो गया ये। वैसे इसको कहते हैं लाइम स्टोन और हिंदी में कहते हैं इसको संगमरमर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सोना। विच राइट द नेम ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल? गोल्ड। कौन है? गोल्ड, सोना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी आ गया। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? एक्सप्लेन रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बेसिकली एक तो ये फूड को कैसा बनाता है? एकदम लसलसा बनाता है, ताकि ये आगे आराम से मूव कर सके, ठीक है ना। सलाइवरी बना देता है, उसमें तो नाम में सलाइवरी आएगा, ताकि वो आसानी से मूव कर सके। दूसरा सिंपल सा इसका वर्क ये है कि इसके अंदर से एमाइलेज निकलता है। जो अपन का सलाइवा होता है ना, लार, उसके अंदर से क्या निकलता है? एमाइलेज। हिंदी में भी एमाइलेज है, इंग्लिश में भी एमाइलेज है, जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। तो किसको किस में चेंज करता है? स्टार्च को माल्टोज में। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में पता चल जाना चाहिए आपको किसको किस में चेंज करता है। ये तो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा है ये जनरली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 5, पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स? बाय हार्मोन्स एंड वाटर। पानी और उसके द्वारा पूरा प्रोसेस लिखना है अच्छा खासा। इसमें आपने पढ़ा होगा, छुई मुई वाला पढ़ा होगा। छुई मुई को कहते हैं टच मी नॉट वाला, प्लांट वाला, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। मानव में मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखने। कोई भी 2 पार्ट लिखने अपन को, तो अपन क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ 2 ऑर्गन्स फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एक तो लिख सकते हैं अपन अंडाणु यानी ओवेरी, और दूसरा अपन लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे, यूटेरस है, ठीक है ना। यूटेरस का मतलब होता है नॉर्मली गर्भाशय, तो गर्भाशय के बारे में लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं वो तो आपको थ्योरी है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, पढ़ के गए होंगे, तो लंबा चौड़ा है, मैं आपको केवल टॉपिक बता रहा हूँ कि क्या क्या है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट कीजिए। द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एक्सप्लेन। तो परितंत्र में ऊर्जा का दिशा एक तरफ ही होगी, उसका कारण है पूरा का पूरा क्योंकि वो एक फूड चेन के अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, फिर बनता है कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? नॉर्मली उत्पादक होता है ना, उत्पादक से जो लेते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो उनकी ऊर्जा में क्या आती है? लगातार कमी आती है। तो वो एक दिशात्मक होता है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग लिख सकते हैं। एक तो ये काम आता है गाड़ी के हेडलाइट में, दूसरा काम आता है सेविंग मिरर में, तो खूब काम है। तीसरा अपन लिख सकते हैं दंत चिकित्सा में, है ना। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, कोई भी 2 लिखने थे। खतरे के संकेत लाल क्यों बनाए जाते हैं? समझाइए। वाई आर द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर? तो खतरे के कलर लाल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो ये अधिक दूरी तक गमन कर सकती है, जिससे ये अपन को दूर से ही दिख जाते हैं। ये हिंदी में आंसर था इसका, ठीक है ना। इसकी क्या ज़्यादा होती है? तरंग दैर्ध्य, जिससे अपन इसको दूर से ही देख सकते हैं। रेड कलर से इसलिए बना रहे हैं उसको, डेंजर के सिग्नल को, क्योंकि उसकी वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसके कारण अपन उसको बहुत दूर से क्या कर सकते हैं? आराम से देख पाएंगे, ठीक है ना। वो उसका रेड कलर होता है वो सीन हो जाता है बहुत डिस्टेंस से, इसलिए उसको रेड कलर से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। मेक सिंबल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। प्लग बनाना है, वो भी खुला, कुंजी बनानी है, ठीक है ना, की
खुला बनाना है मतलब अंदर वो मत करना डॉट, ये खुला। धारा नियंत्रक का ये है, रियोस्टेट है ना उसका ये है, ये फिर उसका एरो करना है यहाँ से और ऐसे निकाल लेना है ऐसे बाहर, ये रियोस्टेट का है। या दूसरा अगर आपको किसी और ने दूसरा बनाया होगा तो भी चल जाएगा, मैं बता देता हूँ, इसका दूसरा होता है ये। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये दो डायग्राम होते हैं इसके जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ सामान्य विद्युत संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है और क्यों, समझाइए। इन व्हाट ऑर्डर आर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूजुअली कनेक्टेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड वाई। कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों जोड़े जाते हैं, क्योंकि जितने भी अपन के सर्किट जोड़ते हैं उनको वोल्टेज सेम चाहिए और उनको सबको अलग अलग करंट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप उनको एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, उसको सीरीज में अगर कनेक्ट कर देंगे, तो अगर एक डिवाइस खराब हो गया, बीच में कोई भी एक डिवाइस खराब हो गया, ठीक है ना, कोई भी एक युक्ति खराब हो गई, तो पूरा परिपथ रुक जाएगा। इसलिए उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। सबको अलग अलग करंट मिलनी चाहिए, सबको अलग अलग विद्युत धारा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक चीज़ खराब हो, अपन के घर में लाइट खत्म हो जाए सबकी, है ना। तो पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और क्यों, क्योंकि एक डिवाइस खराब होने पर वो सर्किट पूरा बंद कर देगा अगर सीरीज होगा तो इसलिए पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है ना। एक अगर युक्ति खराब हुई तो सारे के सारे उपकरण बंद हो जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 12, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, कारण लिखिए। वाई जिंक सल्फाइड is converted into oxide during the process of extraction, right reason। एक्चुअल में क्या होता है, उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे ना, उसको जो भी मेटल ऑक्साइड होता है, सॉरी सल्फाइड होता है, उसका अपन रिडक्शन नहीं करा सकते, उसका अपन अपचयन नहीं करवा सकते। तो पहले उसको ऑक्सीकरण में बदलना पड़ेगा, पहले उसका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा यानी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिससे उसका रिडक्शन यानी अपचयन हो जाए और उसको आसानी से निष्कर्षण किया जा सकता है, उसका आसानी से एक्सट्रैक्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। ये नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3, इसके ऊपर 2 और है, इसके ऊपर 2 और है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। इसके अंदर 3 थे, ध्यान रखना। अरे यार ऐसे बीच में कितने हैं, टोटल 6 है, 3 इसके और 3 इसके, और आसपास दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का, सिंपल सा। अब बड़े वाले क्वेश्चन, कुछ प्रकार के पदार्थों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का अभ्यास किया जाता है। 2 उदाहरण भी लिखिए। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन practiced for growing some types of plant, write any 2 example also। जनरली क्या होता है, वेजिटेशन प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन में पौधे का कोई भाग लेते हैं अपन, जैसे पत्ती ले ली, उसकी स्टेम यानी तना ले लिया, पत्ती यानी लीव्स ले ली, या फिर कोई भी पार्ट ले लिया, कोई भी उसका भाग ले लिया, उसको काट के अपन ज़मीन में डालते हैं और उससे नया बन जाता है, वो नया प्लांट उग जाता है, ठीक है ना, नया पौधा बन जाता है। इसको कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। जैसे मैं कहूँ मनी प्लांट होता है ना, मनी प्लांट की अगर डाली तोड़ेंगे ना एक स्टेम और उसको पानी में डालेंगे तो उसके अंदर से वापस वो रूट्स आ जाएगी, जड़ आ जाएगी और अपन वापस उसे नया पौधा बना सकते हैं। कुछ प्लांट होता है उसकी पत्ती से यानी लीव से उग जाते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट अच्छा क्यों है कि अपन इससे फटाफट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। सीड्स आए उससे पहले अपन दूसरे प्लांट बना सकते हैं, ठीक है ना। अब वगैरह इसके उदाहरण बताने हैं क्या क्या करते हैं। तो अपन कटिंग से कोई प्लांट उगाते हैं, जैसे मनी प्लांट मैंने अभी बताया, उदाहरण बता रहे, ठीक है ना। तो कटिंग से उगा सकते हैं। दूसरा जो आलू होता है ना, जो पोटैटो,
उसको अपन उसके अंदर डालते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसकी जो अंदर से छोटी छोटी सी बड्स निकली हुई होती है, उससे नया प्लांट बन जाता है, उससे नया पौधा बन जाता है। बड्स यानी मुकुल जनरली। अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो क्या फ़ायदा होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत सारे बीजाणु बनते हैं बेसिकली। ये वो वाला कह रहा है स्पोर फॉर्मेशन का। तो स्पोर उसके जो उस सबसे ऊपर वाले स्पोर होते हैं ना, जो बीजाणु धानी, वो जब फटती है तो बहुत सारे बीज गिरते हैं और आसानी से बहुत सारे नए बन जाते हैं, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। 800 वॉट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 2 रुपये प्रतिदिन की किलोमीटर। देखो 4 घंटे हर दिन चलाया जा रहा है, 1 महीने चलाया जा रहा है। उसने बोला है सितंबर, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 डेज होते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी पावर दे रखी है मल्टीप्लाई डेज मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 1000। पहले इसका ये फॉर्मूला है, हिंदी में बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? शक्ति इंटू दिन इंटू समय बट्टा 1000, उससे निकलेगी ऊर्जा यानी एनर्जी। उससे क्या निकलेगी? एनर्जी, एच हीट। तो इससे आंसर क्या आएगा? 800 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 8 चौक 32, और 32 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 96। तो मेरे यहाँ पे आ रहा है इसका आंसर 96 एनर्जी में, ठीक है ना। अब वो कह रहा है हर दिन के कितने रुपए लिए जा हर किलोवाट के कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके फाइनल आंसर आएगा 192 रुपीज़ लगेंगे आपको। तो इसका फाइनल आंसर बताया मैंने 192। पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके आ जाएगा 192। क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने तो अपनी क्लास में, आपने सबने किया होगा मैं मानता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन को दे रखा है बहुत सारे रेजिस्टेंस, और उसके बाद में वोल्टेज कितना जुड़ा हुआ है? 8 वोल्ट। अपन को बोला इसमें करंट कितनी है, विद्युत धारा कितनी है, ठीक है ना। अमीटर में कितना पाठ्यांक देगा, मतलब धारा का मान कितना है। पहले इन सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? इन तीनों को। कौन से? किसमें? पैरेलल यानी समांतर क्रम में। तो इसका आंसर आएगा 1। फिर ये वाला और ये वाला तीनों है ना, 1, 1 और 2, ये मिलकर हो जाएंगे टोटल 4। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके आया होगा 4 ओम, अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो। वोल्टेज अपन को मिला हुआ है पहले से ही, कितना दे रखा है? 8। और मुझे निकालना है करंट, जिसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम के लॉ से। तो 8/4 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास? 2 एम्पियर। ये इसका फाइनल आंसर है। मैंने आपको शॉर्ट में करके बताया है, आपने किया ही होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pb + CuCl2 से X कोई कंपाउंड बन रहा है, उस X कंपाउंड का नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इससे बन रहा है पहले तो PbCl2 और इसका नाम है लेड क्लोराइड। क्या नाम है इसका? लेड क्लोराइड। Pb को लेड कहा जाता है और Cl को कहा जाता है क्लोराइड। तो रासायनिक सूत्र भी बता दिया मैंने आपको और नाम भी बता दिया है, ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, वियोजन अभिक्रिया में अणु टूटते हैं जबकि संयोजन अभिक्रिया में अणु जुड़ते हैं। वाई डज डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बिकॉज इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन molecules break down into small particle, while in addition reaction molecules combine to form a new substance। तो दोनों एक दूसरे की उल्टी हो गई, एक में टूट रहा है एक में जुड़ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं और वाले दोनों बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ऊपर वाले किए होंगे, कुछ बच्चों ने नीचे वाले किए होंगे।
ये तो अपन के रेस्पिरेशन रिएक्शन दे रखी है, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ठीक है ना। श्वसन अभिक्रिया दे रखी है सीधी सी, सॉरी श्वसन थोड़ी है, प्रकाश संश्लेषण दे रखा है ये, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ध्यान से देखा नहीं मैंने। जल के विद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड Y पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है। जल के विद्युत अपघटन से कार्बन इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है। Y का नाम लिखिए। हाइड्रोजन गैस इज इवोल्यूट एट कार्बन इलेक्ट्रोड Y ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। राइट नेम ऑफ Y, ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाटर का चलो वो हो रहा है, डिसोल्वेशन हो रहा है दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड। पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन ही नहीं पता चला ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अभी देखेंगे अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4- ऋणावेश बनेगा, समझाइए। विच चेंज इन कार्बन एटम विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन -4 एनायन, एक्सप्लेन। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, व्हेन कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो C4- बनता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है ना, नेगेटिव आ जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। निम्नलिखित यौगिकों के नाम बताओ, तो इसका नाम है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। क्या है इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन, या फिर क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं इसको। ये क्लोरोप्रोपेन है और ये प्रोपेनॉन है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये प्रोपेनॉन है, सॉरी प्रोपेनॉन, इंग्लिश में लिख देता हूँ प्रोपेनॉन। और आगे वाले का नाम है क्लोरोप्रोपेन, आगे वाले का नाम है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, याद रख लेना इंग्लिश मीडियम वालों भी। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिक का नाम लिखिए। बहुत सिंपल हो गया दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो भी पढ़ लेता हूँ। क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल हार्ड रिएक्शन है वैसे तो ये, बच्चों के लिए तो कम से कम। सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी NH ही है ओनली, हटाना पड़ेगा, से रिएक्शन करता है। तो इसमें जनरली क्या होगा, एक तो निकलेगा Na2, इसमें एक तो NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये, इसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा, यहाँ से Na, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा H2CO3 और ये सोडियम आ जाएगा इसके साथ में, सोडियम एथेनोएट बनेगा। सेकंड है उसमें मैंने कल रिएक्शन कराई थी वैसे मेरे बच्चों को। एथेनॉल का जो अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइजिंग बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो उससे बेसिकली वाटर डिक्रीज होता है, वाटर से रिमूव होता है और उससे बनता है एथीन। बड़ी सी रिएक्शन है, आपके बुक में होगी, देख लेना, ये बनता है जनरली इससे एथीन बनता है, वाटर रिमूव होगा उससे। सेकंड का बताया मैंने। एथेनोइक एसिड को अगर ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, तो वो एक एसिड है और एक बेस है, रिएक्शन करने से बनेगा सॉल्ट, तो उसमें बनेगा सोडियम एथॉक्साइड, लास्ट वाले में बनेगा सोडियम एथॉक्साइड अगर आपने रिएक्शन की हो तो। और मैं मानता हूँ मोस्ट बच्चों ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया होगा, नीचे वाला नहीं किया होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है बच्चों के लिए।
लास्ट सेक्शन नंबर डी फटाफट से देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। दिया हुआ है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बनाया होगा आपने डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम पूछा हुआ है, कुछ बताने वाला ही नहीं इसमें। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत का कार्य लिखिए। ये भोजन का सबसे अधिक पाचन करता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेशन फूड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है। क्या क्या डाइजेस्ट करता है ये? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, और मोस्टली सारी चीज़ों का यहाँ पे, अधिकतम चीज़ों का यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय और यकृत यानी लीवर है, वहाँ से कुछ एंजाइम आते हैं जो इसको फूड में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इसके जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नीचे वाला है मानव के श्वसन तंत्र का चित्र यानी लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस का क्या कार्य है? फुफ्फुस का कार्य पूछा है बेसिकली लंग्स में जो लंग्स बेसिकली वो क्या करते हैं? CO2 को रिमूवल में और ऑक्सीजन को गेन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जिससे ये ब्लड के प्योरीफिकेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड के प्योरीफिकेशन में हेल्प करते हैं। जनरली ये सारे वर्क लिखने थे इसके, यानी रक्त के शुद्धिकरण में कार्य करते हैं, कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 19, लेंस की आवर्धनता का परिभाषित कीजिए। डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। तो लेंस की आवर्धनता का सूत्र को कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला है जनरल सा, m = h'/h। बाद पूछा है राइट बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के दोनों नियमों को बताने थे, प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम तो ये है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। और दूसरा है उसमें एंगल I एंगल R के बराबर होता है, मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। 2 क्वेश्चन हो गए। सेकंड है जो लास्ट है, एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना है जब वस्तु अनंत पर हो, इन्फानाइट पे हो, जब टक। उत्तल से पूछा है क्या? उत्तल से है, सॉरी। कॉन्वेक्स से है। यहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ जाएगा नीचे, और ये यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फोकस पे। कहाँ पे मिलेंगे? ये फोकस पे। ये डायग्राम है, अगर आपको पता चल गया हो, मैंने इतना बनाया है तो शॉर्ट में। नीचे वाले में पूछा लेंस फॉर्मूला लिखना है 1/f = 1/v - 1/u। स्नेल का फॉर्मूला लिखना है, स्नेल के अपवर्तन का नियम नियम लिखना है। मैं ओनली लिख रहा हूँ sin I/sin r, इससे पता चल जाएगा आपको। कांस्टेंट यानी नियत, पता है ना नियम। नेक्स्ट है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए वही इन्फाइनाइट वाला डायग्राम बनाना है, फोकस पे बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये है जनरली इसके आंसर। लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का साथ क्या होगा जब जल मिलाने के प्रभाव क्या पड़ेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस थे। विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर। तो जब उसमें वाटर मिक्स किया जाएगा यानी पानी मिलाया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो 15 से 20 मिनट के बाद में आफ्टर 15 to 20 मिनट लेटर वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका जिप्सम बन जाता है। क्या बना देता है वो? जिप्सम। जल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, उसकी वाटर के साथ जो अब रिएक्शन हो रही है वो लिखना है। तो हाफ तो पहले के साथ क्या लिख रहा हूँ मैं, कैल्शियम सल्फेट का हाफ H2O है। जब इसमें वाटर मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2H2O। तो ये रिएक्शन बनेगी पूरी। अब मैं लिख नहीं सकता इतनी, आप देख लेना। मैं बता देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O लिखना है। जब उसमें वाटर मिलाएंगे तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O।
2H2O कहने का मतलब है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, जलीय कॉपर सल्फेट को धोने का सोडा के क्रिस्टलीय अणुओं के उपस्थित क्रिस्टलन के जल के आधार पर विभेद कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट एंड वॉशिंग सोडा ऑफ द बेसिक ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रेजेंट इन दैम। देखो, जलीय कॉपर सल्फेट और धोवन सोडा दोनों में क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर होता है, मतलब क्रिस्टल के रूप में पानी होता है कॉपर सल्फेट के साथ और धावन सोडे के साथ। कॉपर सल्फेट में होता है 5 और धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडे में होते हैं 10। तो पहले तो इसमें कितने होते हैं? 5 वाटर के मॉलिक्यूल। कॉपर सल्फेट में होता है 5 और धावन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर में कितना होता है? 10। और तो क्या विभेद करें इसमें, और तो क्या ही करें, इतना ही करेंगे। क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसके निम्नलिखित गुणों में पड़ने वाले प्रभाव को लिखना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट ऑन देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्रिस्टलन का जल उड़ जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन वेपराइज हो जाएगा। क्रिस्टल का रंग पहले तो होता है ब्लू, उसका तो कलर ब्लू ही रहता है, उसमें कोई चेंज होता है क्या? देखेंगे वो भी। तो जनरली ये है आपका पूरा का पूरा पेपर, और इसमें भी ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है तो सिंपल सा अपन को वही करना था। तो ये है अपन का पूरा ये पेपर, ठीक है ना? तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं फिर से रिवीजन में बता देता हूँ क्या क्या लिखे हैं मैंने ऊपर से, ताकि आपको पता रहे। मैं साथ में ले रहा हूँ, एक में ध्यान से फटाफट करते रहना। ये इनके जनरल आंसर है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। एक बार इसको आराम से रख देता हूँ। जैव प्रक्रम है लाइफ प्रोसेस, खाद्य रिक्तिका यानी फूड वॉकल, मेंडल है उसका नेक्स्ट का आंसर, नियत यानी कांस्टेंट है, Cl- है, मैथेनोइक एसिड है, जो भी दिख रहा है आपको, साइटोकाइनिन है, 9331 है, यूवी रेज है। ये सारे के सारे इसके आंसर लिखे हुए हैं मेरे। तो जनरली ये पूरा का पूरा पेपर था। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए, शुक्रिया।